Thank you, Professor Hargopal. We knew that Professor Hargopal is a very forceful speaker, and the issue that he has taken is so relevant for our times today, and makes us wonder what are the times that we are going through and what is the struggle ahead of us. I now invite Madam Sonisuri, आपका जो स्ट्रगल है और आप जिस तरह से लड़ रहे हैं उसके बारे में हमारा मुंबई का ये पार्टिसिपेंट्स है बहुत लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। प्लीज़ अपनी तरह के दर्शक करें। तमाम आए हुए साथियों को बस छत्तीसगढ़ बस्तर से आई हूँ, आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं तहे दिल से जस्टिस सुरेश को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ आए थे और ये बहुत बड़ी बात है, हम सब के लिए एक सीखने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा योगदान है जस्टिस सुरेश जी का, क्योंकि उन्होंने मतलब दो मैदानों को चुना है। एक जज रह के उन्होंने कई इस तरह का संघर्ष किया है और आज वो एक ऐसे मैदान पर जमीन स्तर पर उतर गए हैं। जब मुझे ये पता चला कि जस्टिस सुरेश आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में बस्तर में, तो मुझे शालिनी गेरा ने बताया था कि वो एक ऐसे फैक्ट फाइंडिंग के लिए आ रहे हैं और ऐसा पूरी छत्तीसगढ़ के ज़िलों में दौरा करना चाहते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं तो उनके बारे में जानती नहीं थी, तो जैसे हर कोई आते हैं वैसे आ रहे होंगे। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, उनकी थोड़ी उम्र ऐसा है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग सोचने लगे कि बस्तर में तो कई बार ऐसा डरा दिया जाता है कि यहाँ नहीं आ सकते, नक्सल का वो है ये। फिर भी हुआ है, जब मैं आए तो मैंने देखा जस्टिस सुरेश को देख के मुझे बड़ा खुशी हुई कि इस उम्र में इस मतलब एक उम्र होने के बावजूद भी उस इलाके में आए जहाँ बस्तर का वो लास्ट कोना था और उस जगह पर इसने फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए। तो फिर मैं साली से पूछे क्या ये आगे जा पाएंगे, तो सर ने बोला कि मैं जहाँ तक मैं आया हूँ पूरे देखने के लिए मैं जाऊँगा। तो फिर मैं कहने लगी कि कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ सकता है, उसके लिए भी उन्होंने कहीं ना नहीं कहा है, बोले कि नहीं हम बिल्कुल जहाँ तक आए हैं उन लोग तक मिल के जाएंगे। और जस्टिस सुरेश जब आए वहाँ बस्तर में, और ऐसा एक गांव है एक बड़े गुटरा करके था कानकीपारा में, हम वहाँ सर वहाँ पर हम लेके गए और वो इतना दूर था फिर भी उनको कहीं से मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो अपने आप को तके महसूस कर रहे हैं। और उस जगह पे जाके कई लोग वहाँ जमा हुए थे, फिर उनको ये लगा कि नहीं हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज आ रहा है, तो जिससे लोगों के अंदर में भी एक उत्साह जग गई थी और पूरे गांव के लोग एकजुट होके बड़े इंतजार कर रहे थे। जब वहाँ गए तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को पूछा और सबको उनको जानकारी भी बताई कि किस तरह से क्या हो रहा है, कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो भी उनकी भी बातों को उन्होंने सुना, पूरी अपना नोट किए। उसमें एक बहुत बड़ी बात है इनकी उस जगह पे जाने से, ये पूरे नाम की उस महिला के बारे में बताऊंगी जिसने जस्टिस सुरेश वहाँ जाके उनके जाने से हम क्या कर पाए हैं, क्या चीज़ हो सका है। तो वो ये है कि वहाँ एक उरे करके एक महिला थी, वो कुछ समय पहले वहाँ से जंगलों में शिकार करने गए थे हमारे आदिवासी भाई लोग, तो उनको पुलिस ने चारों तरफ घेर के मतलब उनको फायरिंग करा, जिसमें से एक भाई को चोट लगा था पैर में। तो उसको जब चोट लगने पर उनको घेर के सब पकड़ के पुलिस जेल में डालने के लिए ले जा रही थी। उसी दौरान उरे के पति को भी पकड़ लिया था। तो जस्टिस सुरेश के पास बच्चा को पकड़ के उरे पूरी बातें बताई। उस समय जब उसके पति को जेल ले जा रहे थे तो वो बच्चा जन्म नहीं लिया था। वो घर से ही उसके पति को उठाई पुलिस और तुम नक्सलाइट हो और चलो करके उनको एकदम जबरदस्त पकड़ के ले जाते दौरान पूरे कहती है कि नहीं मेरा पति तो नक्सलाइट नहीं है, आप क्यों लेके जा रहे हैं। उसका पीछा करते हुए वो भाग रही थी, तो उसी दौरान वो बंदूक के बट से वो पेट में थी, उससे भी मारे तो वो गिर गई। गिरने के बावजूद भी फिर पति को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ती रही और फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी में डाला और लेके चले गए। तब भी वो महिला थाने गई, थाने में बोले तुम्हारे पति यहाँ नहीं है, तुम्हारे पति को तो कोर्ट ले गए। वो कोर्ट गई, कोर्ट में बोले कि नहीं तुम्हारे पति यहाँ नहीं है, तुम्हारे पति को जेल ले गए। फिर वो जेल गई, उस दर्द में, उस पेट की दर्द से भी वो जेल गई। जेल में बोले तुम्हारे पति को नहीं। वो महिला 2 दिन तक इस तरह तलाशती रही अपने पति को। तो तीसरा दिन तक मुझे संपर्क किया, मुझे पता चला कि ऐसे स्थिति है। फिर वो मुझसे बोलती है कि मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। तो
ये बातें हुई, फिर वो गांव चले गए। जाने के बाद वो क्या है, उस दर्द में जाके बच्चे को जन्म दिया। वो समय से पहले बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि उसके बर्ड से मार चुके थे, दर्द हो रहा था, इतना संघर्ष कर चुकी थी। तो बच्चे को जन्म देने के बाद वो और 4-1 दिन बाद फिर बच्चा पकड़ के मेरे पास आई, जहाँ मेरा घर है। तो वहाँ आई और बोलती है कि नहीं दीदी, आप मेरे पति को कैसे भी करके मेरे पति को तब मुझे मिला दो, अभी तक मेरा पति नहीं मिला। उस बच्चे का बिल्कुल मतलब जैसा जन्म था वैसे ही था, उसके रोंदे भी उसकी सफाई नहीं हुई थी। इस हालत में छोटा सा बच्चा को पकड़ के उड़े आई और मुझे कहने लगी। तो मैं थाने गई, थाने में मैंने पता किया, फिर उसके बाद मैं कोर्ट में भी पता करे, फिर जेल गए। जेल में भी इस तरह से बोले नहीं, उस वक्त उंगा नाम का व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है। तो तब हमने जेल वाले से पूछा कि आप लिख के दीजिए, अगर उंगा यहाँ नहीं है तो उंगा है कहाँ। पुलिस कहती है थाने में जाओ, तो थाने वाला बोलता है कोर्ट, कोर्ट वाले बोलते हैं जेल। ये महिला कब तक इस तरह दौड़ाते रहोगे? अगर उसने गलत किया या नहीं किया, पर इसे तो जानकारी दो कि उसका पति कहाँ है। अगर आप जेल वाले लिख के दीजिए ताकि हमें बता सकते हैं कि तो उसके पति यहाँ नहीं है तो कहा। फिर उन्होंने बोलते हैं नहीं हम एक बार और जेल में जाके ढूंढ किया। उसके बाद जब लिखने की बात हमने कहा तो तब बोलते हैं कि नहीं नहीं होऊंगा तो यहाँ है। फिर उसके बाद उरे और उंगा मिलते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे को देख के बहुत वो भी रो डाले, उरे भी रो डाली। तो मैं उंगा से बोली कि उंगा आप रोना नहीं, आज नहीं तो कल हम आपको जेल से रिहा कर लेंगे। अब देखो तुम्हारे बेटा जन्म लिया, क्या तुम देखे थे? तो उंगा बोलता मैं नहीं देखा था मैडम, ये तुम्हारा बच्चा, अपने बच्चे को देख के खुश हो जाओ, हंस दो, अब तुमको जेल से जरूर हम निकालेंगे। ये कहे कि दोनों को मिलाए। मिलाने के बाद फिर वो कहता है कि बार बार मुझे मिलने मत आना, हम जो घर बना रहे थे उस घर के लिए तुम जो पैसे मेरे से मिलने के लिए खर्च करी, उस पैसे से तुम कम से कम जो ताड़ जाड़ का जो होता है वो, तो उसको काट के अपना छत को डाल लेना, ताकि हम जो घर बना रहे थे घर नहीं गिरना चाहिए। ये करके उनका अपनी पत्नी को कहता है और पूरे बच्चे को लेके फिर हम लोग जेल से बाहर आ गए। फिर मैं उसको गाँव छोड़ के आई। छोड़ने के बाद 2-3 दिन तक रही, उसके बाद इतना उनको इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उस दौरान डिलीवरी के बाद लगातार दौड़ते रही। तो 3 दिन तक वो महिला कोमा में रह के तड़प तड़प के वो मर चुकी। उसके मर जाने के बाद फिर उसके बच्चे के लिए फिर लड़ाई लड़े। तो जब बच्चे के साथ जस्टिस सुरेश जी मिले थे और उनको वो अपनी कहानी बताई भी थी कि मेरे पति को जेल ले गए हैं, ये है। फिर इन्होंने भी बहुत तो उनको हिम्मत दिया, उसको बड़ा एक विश्वास था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। पर इससे उस बच्चे के लिए बच्चे के लिए हम लोग ने कोर्ट में फाइल किया। एक रजनी HRL से थी रजनी, उन्होंने कोर्ट फाइल करके उनको कुछ बच्चे के दूध पिलाने के लिए कुछ कलेक्टर से कुछ करके मुआवजा दिलाया। तो आज बच्चा तो जिंदा है, पूरे नहीं है, और उसके पिता अभी भी जेल में, उसे भी अब कोशिश कर रहे हैं कि बाहर लाने का नहीं है। इस तरह मतलब हमारे पहला कदम था जस्टिस सुरेश जी वहाँ जाने के बाद ये, और काफ़ी लोगों को एक इस तरह एक सीख मिलता है। जब इन्होंने देखा तो मुझे एक बात की मुझे भी याद आई, पर इस उम्र में जाके उस जगह में जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा एक हिम्मत की बात है। तो जैसे कि मैं जब जेल में थी तो जस्टिस सुरेश को देखने के बाद मैं अपने पिता को याद की। मैं जब जेल में थी तो मेरे पिता को पैरों में तो नक्सल ने गोली मार दी, उनके टांग उनकी हड्डी तो बिल्कुल पूरा खराब हो चुका है, पैर खराब हो चुका है, विकलांग है। तो जब मैं जेल से मेरे कोर्ट ले जाते थे तो मेरे पिता धूप में खड़े रहते थे। और उसके बाद मैं अपने पिता से पूछती थी कि आप खड़े क्यों रहते हो, आप मतलब जाके बैठ जाओ, कोर्ट के अंदर जाओ या फिर कहीं चाव में जाओ धूप में। तब मेरे पिता एक बात बोलते थे कि नहीं, इसलिए खड़ा रहता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तुमको रिहा भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज हमारी इतनी हालत खराब है कि देखो इस तरह से तुम्हारा विकलांग बाप आज उतना नक्सलाइट उनको गोली मारने के बाद एक पैर में भी अपनी बेटी के लिए मैं यहाँ खड़े हो कि ये सिखा रहा हूँ ताकि तुम हिम्मत मत हारो। मैं इस कड़ी धूप में एक पैर में अगर मैं तुम्हारे लिए 2-3 घंटे धूप में तप के रह सकता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, फिर भी मेरे अंदर जो जोश है, ताकत है, तुमको कमजोर नहीं होना है और तुमको हमेशा इस तरह से बन के लड़ना है। ये उन्होंने कहा था। वही चीज़ स्वयं में जब बस्तर गए तो मैं जस्टिस सुरेश का वो चीज़ें याद आया। इस तरह का मतलब उनकी जो बस्तर जाके ये सब करना, ये बहुत बड़ी बात है हम सबको सीखने के लिए। और ये एक तरफ से हमारे लिए बहुत बड़े गुरु है कि ये जो कर रहे हैं आज मानव अधिकार के लिए और जो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनसे बहुत चीज़ें सीखने को
मिलेगी और हम आगे भी इनसे इस तरह से सीखेंगे और जानेंगे। और मैं और भी आगे उम्मीद रखूंगी कि ऐसे अब तो लड़ाई वहाँ जारी है तो हमेशा वो आते रहे छत्तीसगढ़ और इस तरह हम लोगों के उस पर वो हमको करते रहे। और ये है, और जो आज बस्तर में जो हालात है, जैसे कानून में हर चीज़ बना है कि महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये कहती है कि महिला के साथ बलात्कार हुए, छेड़छाड़ हुए, तुरंत उसका एफआईआर लेना है, तुरंत अरेस्ट करना, पर होता कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोर्ट कुछ और कहते रहती है तो ऐसा लगता है सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, हाई कोर्ट कुछ भी कहे, कोई जज कुछ भी कहे, इससे क्या वो अपनी मन का ही करते हैं। अगर आप बेलम नेंड्रा की बात कहो तो बेलम नेंड्रा में कब से लड़ रहे हैं कि वहाँ की महिलाओं के साथ इतना बुरी तरह बलात्कार हुआ है, पेद्दा गेलूर में हुआ है, पेद्दापारा में हुआ है, और आज उनका एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस खुलेआम, बल्कि अभी फिर गांव में जाकर उन महिलाओं के साथ ये कहते हैं अरे तुमने क्या बिगाड़ दिया, हमारा कुछ नहीं, क्योंकि सरकार हमारी है, तुम्हारी थोड़ी ना सुनेंगे, हम फिर आएंगे फिर करके जाएंगे, क्या कर लिए, क्या उखाड़ लिए, तुम लोग ने एफआईआर किया, सब कुछ किया, हमारे हमको कुछ नहीं कर। इस तरह का अगर कानून है तो ये तो परिस्थिति हमेशा बने रही। अगर जब तक सरकार इस पे वो ध्यान नहीं दे और वो जो गलत किया है, वो चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, ऐसा लगता है कि एक आम आदमी के लिए ही कानून बना है। सरकार से जो माध्यम से जो सरकार से जैसे पुलिस जो कर रही है उसके लिए कोई कानून नहीं। आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले एक पढ़ने वाले बच्चों को मार दिया। वो बच्चा घर में सोया था और घर में सोया है, उसकी परिवार पूरा बता रहे हैं कि वो बच्चा बोलता है कि सर मैं पढ़ने वाला लड़का हूँ, आधार कार्ड देखिए, मेरा वोटर आई डी कार्ड देखिए, मैं अपना परिचय पत्र दे। साले तो हमको परिचय पत्र देगा, उसको छीन के पुलिस वाले लोग अपने हाथ में रख लेते हैं और उसको मारते मारते ले जाके 3 घंटे के बाद एक जंगल में ले जाके फायर करके उसकी हत्या कर दी। अब उसके लिए अगर हम बोले तो वो कोई उसका एफआईआर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो बोलेंगे नक्सलाइट। यार कैसा कानून है कि किसी को सब पे आप नक्सलाइट बोल के मार रहे हो? अगर कोड बनाए, ताना बनाए, सब चीजें हैं, सिस्टम है, फिर उस सिस्टम के तहत चलना चाहिए। फिर ये क्यों नहीं होता? तो आप बताओ, उस बच्चे के लिए आज उनका परिवार यहाँ से वहाँ से यहाँ भटक रहा है, लेकिन इसमें अगर हम ये बातों का आवाज उठाते हैं, हम ही को देशद्रोही बना दे रहे हैं, हम ही को नक्सलाइट बोलते हैं। तो अगर एक मानव अधिकार के लिए जिसका इस तरह मानवता का हत्या हो रहा है, उसके लिए बोलना क्या गुनाह है? ऐसे ही कितने वहाँ केसेस हैं। जैसे जब मेरा केमिकल अटैक हुआ, वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो इतना था कि एक अड़मा नाम के व्यक्ति को मार दिया गया था और एक दिन उनको पकड़ के ले गए, रात को ले गए और एक दिन रखे और तीसरा दिन मार दी। तो हमने डीजीपी के पास जाके सवाल ही तो पूछा था, कोई इतना बड़ा बंदूक लेके तो उनको ऐसा कुछ किया नहीं। हमने एक सवाल इतना पूछा था, सर ये बताइए, पुलिस प्रशासन उसको 1 लाख का इनामी बोल के इसको नक्सलाइट घोषित करके मार दिया। ये 6 बच्चे हैं, वो अड़मा के, और उसकी पत्नी है, ये है अड़मा की पत्नी है। और ये बताइए, इसको सरकारी घर तक दिया है सरकार, इंदिरा आवास, और इसके वोटर आईडी कार्ड है, सारी डॉक्यूमेंट्स है जो भारत के नागरिक होने का दावा करता है। फिर ये कैसे नक्सलेट हुआ, कब इनको 1 लाख का इनामी रखा गया, कब ये अपराधी बन गया? तो हमको इसका जवाब चाहिए। हमने तो पूरी डॉक्यूमेंट्स ला के हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं कि ये अड़मा कौन है। अड़मा एक ग्रामीण है, आदिवासी है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने लिख तो दिया, तो हमको भी लगा कि डीजीपी ने जांच के लिए लिखा है, तो कुछ तो एक उम्मीद है कि हो सकता है कुछ इसको जांच करके कोई जवाब आए। लेकिन जवाब क्या है? वो उल्टा मेरे ऊपर ही केमिकल अटैक करके ये धमकी दे रहे हैं कि आप आज के बाद मारडोल के मुद्दे को नहीं उठाओगे। ये क्या बात हुई? अगर उस पर अगर जांच करना के छोड़ के उल्टा हम पे ही हमले करते हैं। और एक महिला अगर मान के चलो, ऐसा है कि आज की स्थिति में वहाँ किसके लिए कानून बना है, क्या है, इस कानून का कोई सरकार की इस तरह से कोई और नहीं है। लोकतंत्र बचा ही क्या है? लोकतंत्र उनके लिए है जिन हत्या करते हैं, जो मरने वाला के लिए लोकतंत्र नहीं, मारने वाला के लोकतंत्र, ये लोकतंत्र को ला के रखे हैं। अब जब मैं आ रही थी अभी 29 तारीख को 3 महिलाओं को मार दी, वो भी पूरे घर से निकाल के ले जाके मारते हैं, नक्सल का नाम देते हैं। इतना आसान हो गया छत्तीसगढ़ सरकार को कि ये बोलना कि ये नक्सलाइट है, उनकी खेत देने से नक्सलाइट कैसे हो सकते हैं, उसको उठा के मार दे रहे हैं। ये वहाँ की स्थिति है। अगर महिला अपने बच्चे को ये कि सुला के जाती है खेती करने के लिए, और खेत में जाने के उसको तो पता है कि अब उसका बच्चे का दूध पीने का समय कब है। एक दिमाग से अगर फोर्स बीच में आ गया, वो आ रही है कैसे लौट रही है, तो उस स्थिति में उससे पुलिस फोर्स घेर के पूछेगी तुम कहाँ जा रहे हो, वो बोलेगी नहीं मैं अपने बच्चों को दूध पिलाने जा रही हूँ, तो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं मान सकते तुम्हारा बच्चा है। तो उसके लिए उसको फिर अपना सबूत देना पड़ता है। तो बोलते तुम अपना तन को खोलो, तुम महिला नहीं खोलेगी, तो
नोक से उसको फिर कुछ इस तरह से वो करते हैं। तो महिला क्या करेगी? तब जाकर वो अपने तन को निकाल के ये निचोड़ के दिखाने की कोशिश करते हो तो लज्जा शर्म से वो महिला धीरे, तो ऐसे नहीं निचोड़ जाता, ऐसा निचोड़ जाता, पूरा दूध को रास्ते में ही खाली कर देते हैं। तब तक वो बच्चा को जाके क्या 5-10 मिनट के क्या उसके तन में दूध बन पाएगा? ये स्थिति है। इसके लिए कोई कानून नहीं, इसके लिए बोलो, इसके लिए लड़ो। मतलब वहाँ आदिवासी को अपने हक के बारे में बोल ही नहीं सकता। वो जो भी चाहेगा, सरकार को जैसा चाहे वो अपना सरकार वहाँ कर रही है। तो हम तो यही बोल रहे हैं, हमारा जो कहना है, हम सबके लड़ाई का यही है कि जो सिस्टम बना है, कानून बना है, उसके दायरे में रह के सरकार को भी करनी चाहिए। अगर आदिवासी को जल जंगल जमीन लेना है तो क्या उसकी हत्या करना क्या जरूरी है? अगर विकास करना है तो उसके लिए भी सिस्टम बना है, उसके लिए भी अगर आदिवासी की जमीन लेना है उसके लिए भी एक कानून बना है। उस कानून के तहत ले और उस कानून के तहत लेके सरकार विकास करे ना। लेकिन किसी की इतने ताकतों में हत्या करके जहाँ विकास की बात कर तो कैसे विरोध नहीं करेंगे वहाँ? तो बोलते हैं ये नक्सलाइट है इसलिए विरोध कर रहे हैं, हम तो अच्छी विकास कर रहे हैं। ऐसे विकास कैसे हो सकता है? जो पूरा गाँव खाली करो और उसके बाद उसको विकास को दिखाओ। विकास करना या तो गाँव से ही करें, लोगों में बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे अभी हम लोग तिरंगा लेके हम कहाँ गोमपाड़ में गए, वो तो सभी को पता है कि गोमपाड़ की कहानी क्या हुई, कैसे उस इड़मे को किस तरह से पुलिस फोर्स ने मारा। वो भी घर में सोई थी, मांस उठा के ले गए, गोरखा जंगल में बलात्कार किए, उसके बाद सामूहिक बलात्कार करने के बाद मार दी। फिर भी हमने सोचा कि इनको एक लोकतंत्र के तरीके से लड़ने का वो सिखाएंगे, इनको बताएंगे कि तुम अपने अधिकार को इस तरह से रखो और इस तरह अपने लोकतंत्र तरीके से लड़ने के लिए तुम कोशिश करो। उस गांव में जाके हम तिरंगा झंडा लेके गए तो पता है वहाँ पर तो कोई झंडा फहराने के लिए स्कूल भी नहीं है और ना तो कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, स्कूल है ना सोसाइटी है। तो ये बताइए नाकामयाबी है सरकार की। तो हमको तिरंगा झंडा को एक मैदान में ही फहराना पड़ा, खंबे गाड़ के। तो ये स्थिति है, बताओ देश आजाद है तो देश कहाँ है आजाद? फिर उस जगह पे स्कूल नहीं पहुंच पाया और उस जगह पे नक्सलाइट बोल के पूरी गांव को, ग्रामीण को नक्सलाइट बोल के उसको मार रहे। ये विकास हो रहा है, लेकिन एक झंडा फहराने के लिए भी वहाँ एक स्कूल तक नहीं है। ये देश की हालत है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो क्या होगा? इस देश का क्या हो? क्या इस मतलब देश को आजाद करने के लिए क्या आदिवासी की उस लड़ाई में योगदान नहीं दिए थे? फिर भी आज कहाँ है उनकी? आज वो अपनी बात हक से बोल नहीं सकते। अगर वो गांव से निकल के शांतिपूर्वक से अगर डिस्ट्रिक्ट मतलब कलेक्टर के पास आके बोलना चाहते हैं तो फोर्स पहले ही रोक के उसको डंडों को पीट के भगा देती है। मतलब ये कहती तुम जंगल में तो जंगल में रहो और हम तुमको नक्सलाइट बोलते रहेंगे और मारते रहेंगे। तो वो अपनी बातों को बोलने का भी अधिकार नहीं दे रहे हैं। वो पहले आने तो दे, वो क्या कहना चाहते हैं ये बिल्कुल भी नहीं। एक संगठित हो के मतलब उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। हर रोज हमारा, अब गुजरात में देखिए एक मतलब गौ हत्या के लिए इतनी बड़ी आंदोलन हुई है, इतना बड़ा ताकतों में आंदोलन हुआ ये कि वो गाय का मटन खाते हैं तो उसको इस तरह पीटा जा रहा है। ये मैं ये नहीं कहती वो भी एक मतलब जानवर है तो उसका भी जान है, वो भी एक तरफ के इंसात्मक है। लेकिन मेरा सवाल ये है, यहाँ तो हमारे बस्तर में, छत्तीसगढ़ में तो रोज का मानव का हत्या हो रहा है, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं है। रोज लम्हुआ की महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, उसके लिए बोलने का कोई वो नहीं है। अब बताइए उसके लिए अगर आंदोलन जो खड़ा करेगा, अगर उसको करेंगे तो उसको नक्सलाइट बोलेंगे, देशद्रोही बोलेंगे। आज जैसे जेएनयू में हुआ है अभी जो कन्हैया के साथ, उमर काली के साथ इतनी बड़ी चीज पे देशद्रोही का दर। आज मेरा सवाल है, आज बच्चे को तो सरकार ने मार दिया अभी कुछ दिन पहले, जो बात 16 साल 18 साल का बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था। अगर ये पूरे अगर स्टूडेंट इसके खिलाफ खड़े हो जाए और विद्यार्थी की, उस बच्चे को सरकार ने किस बेस पे मारा और नक्सलाइट है तो साबित करे सरकार। तो सरकार के पास कोई जवाब है? अगर इस तरह से इनके मानवता का सरकार हत्या करेगी तो क्यों नहीं आज के जो युवा पीढ़ी भी अपनी आवाज क्यों नहीं उठाएगी, क्यों नहीं कहेगी? उनका हक है कि उनका बोलने का पूरा अधिकार है। उनका भी अधिकार है कि उन जंगल में रहने वाले आदिवासी के लिए बोलने का, उन जंगल में रहने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लड़ने का। तो उसको देशद्रोही का नाम दे के इस तरह से वो किया जाता है। ये हालत है बस्तर का। अब बस्तर के बारे में तो मतलब एकजुट होने का मौका ही नहीं देते हैं। अब बताइए, अभी मैं तो यहाँ 29 तारीख से निकली हूँ तो ये 5 लोगों का हमने हाई कोर्ट में एफआईआर किया। पता है 5 व्यक्ति जब ये दोनों बच्चों को मारने के बाद जब मैं उनके गांव पहुंची तो वो 5 व्यक्ति मेरे पास आए, बोलते हैं मैडम हमको भी मारने वाले। उनको पता है कि हमको मारने वाले। तो मैंने पूछा क्यों मारेंगे भैया? तो बोलता नहीं, यहाँ का माडूम का थानेदार हमको कह रहा है कि जिस दिन जिंदा पकड़ूंगा तो मैं तुमको छोड़ूंगा। और उसमें से 2 लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं।
जेल जाके 3-3 साल काट के नक्सल के नाम से बाइज्जत रिहा भी होके आ गए। उसके बाद 2 जन को सरेंडर भी कर लिए, 3-3 महीना अपने जबरदस्ती सरेंडर करके थाने में भी रखा। अब उसकी पारी उसके मरने की बात है, तो तब जाके हम बोले कि हम इसकी क्या बचाव का, तो हाई कोर्ट में उसका अभी आवेदन डाले। तो बताते हैं कि मैडम हम लोग तो मतलब जब से जेल से आए सरेंडर करके ले गए, उसके बावजूद भी हम घर में नहीं सो पाते हैं। छत्ता लेके जाते हैं जंगल में, जब तक पानी गिरता है तो छत्ता ओढ़ के कहीं बैठे रहते हैं, जैसे पानी कम हो जाता है तो पत्थर में जाके रात को सो जाते हैं। ये हालत है वहाँ, बताइए। मतलब वहाँ कुछ भी नहीं कह सकता, कोई पुरुष सो नहीं सकते, घर में नहीं सो सकते, बाजार नहीं जा सकते। और महिलाएं आज छोटी छोटी मतलब उम्र की जो 12-13 साल की महिलाओं को आज उनको ये है कि मंगलसूत्र पहनेंगे तो इनको छोड़ देंगे, तो अपने गले में मंगलसूत्र और सिंदूर जबरदस्ती लगा लेते हैं। और ये बताते नहीं सर हम लोग देखिए साहब हम शादी किए हैं, आज देखो हमारा सिंदूर है, उसके बावजूद भी उनको नहीं छोड़ा जाता। फिर तुम्हारे पति को लाओ, फिर बहुत गंदी गंदी हरकत से उनकी निवस्त्र करके उनको बोला जाता है तुम शादी करते तुम्हारा ये ऐसा होता वो ऐसा, इस तरह से उनको किया जाता है। तो उनको मंगलसूत्र को तो क्या उसको भी प्रमाण हम लोग नहीं मानते, तो उसको निवस्त्र किया जाता है, उसमें उनका ये इस तरह से वहाँ की फोर्स कर। अगर देश में ये बताइए कितनी फोर्स बेस के उन आदिवासी की सुरक्षा का दावा करती, क्या ये कैसा सुरक्षा है? फोर्स अगर गई है तो नक्सल मूवमेंट को समाप्त करके नक्सल समस्या का समाप्त करने के लिए गई है, या फिर उन आदिवासियों को खत्म करने के लिए। अब एक से बाद एक अभी तो अग्नि संगठन के नाम से पूरा तो ये प्रशासन संगठन बनाता है, वो संगठन बना के इस तरह से वो इतने जुल्म इतने, पहले तो सलवा जुड़ूम आया, सलवा जुड़ूम के साथ किस तरह से क्या हुआ, और आज सलवा जुड़ूम का ही दूसरा रूप आया। अब वो सब कर आए दिन आदिवासी को मारना, मतलब आज हमको अब समझ में आया कि ये आखिर हमको मार क्यों रहे हैं। मतलब उनको चाहिए आदिवासी की जमीन, और आदिवासी तो जंगलों में रहेंगे, और जब तक आदिवासी जंगलों में रहेंगे तो खाली नहीं होगा, तो सरकार को चाहिए जमीन। तो हम ये नहीं करते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जमीन चाहिए तो अपने सिस्टम और कानून हर चीज़ का कानून बना है। एक महिला को भी छेड़ते हैं तो उसके ऊपर भी कानून बनाए, उसकी तहत काम करे, पर सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करे। लेकिन ये है कि आप सब के बीच में जब हम अपनी आवाज़ रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं ना कहीं ऐसा नहीं है कि यह लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आप सब लोग ने भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्योंकि बोले हम बस्तर में रह के वहाँ की आवाज़ यहाँ तक देते हैं तो आप सब सुनते हैं। कम से कम इतना तो है कि आज मानवाधिकार में जैसा आज इतने तमाम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से वो हो रहा है। आज मीडिया को देखो, मीडिया को भी जेल में डाल दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की मीडिया में भी इतनी दबाव है। अब जैसा यहाँ से कोई दिल्ली से जाए, कलकत्ता से आए, बम्बे से जाए, तो ये बोला जाता है कि नहीं मानवाधिकार नक्सलवादी से जुड़ के आए हैं। अरे भाई वो नक्सलवादी से जुड़ के वो मानवता का हत्या हो रहा है, उसकी हक और अधिकार को उसके बारे में वो ये सुनने आ रहे हैं कि देखने आ रहे हैं और बताने आ रहे हैं। तो क्या इस तरह से क्या हमें अपने हक और अधिकार को नहीं बढ़ सकते? ये हालत है बस्तर का। जितने सरेंडर किया जा रहा है उनको क्या बोल के सरेंडर करते हैं कि वो उठा के गांव से लाते हैं और उनसे बोलते हैं ये बताओ तुमको जेल जाना या गांव जाना। जेल जाओ तो 10 साल रहोगे और गांव जाना है तो आज हम छोड़ रहे हैं इस कागज में दस्तखत। वो बेचारों को नहीं पता रहता है कि हम क्या अपराध किए, क्या हो रहा है। हमको तो घर जाना है, कंगूटा मार लिए और बस टीवी में पेपरों में शो करते हैं इतने माओवादी को हमने सरेंडर किया। और इस तरह सरेंडर करके पूरे वो कपड़े बांध के, कभी ऐसे टी-शर्ट पहना के ये करके उनको दिखाते हैं। तो यही वही सब देश भी वही देखता है कि सच है, पर सच ऐसा नहीं है। वो 10 साल के लिए जेल क्यों जाएगा? वो तो घर ही जाने के सोचेगा ना, इसलिए वो दस्तखत करता है, फिर उसको घर में छोड़ देते हैं, घर में चला जाता है। लेकिन कभी कभी फिर मुखबरी के नाम से फिर माओवादी भी मार देते हैं। मतलब इधर मतलब सरकार की ओर से भी मर रहे हैं तो माओवादी तरफ से मर। ऐसा नहीं है कि माओवादी तरफ से भी आदिवासी हत्या नहीं, उधर से हत्या। अभी वर्तमान में एक घटना हुआ, अर्जुन नाम का लड़का था, वो 2015 में वो जेल जा चुका था। वो केस हमारे ही पास आया, 2015 में जेल गया है और 2016 में वो निकल भी गया। मतलब 15 में वो 7-8 महीने वो नाबालिग था। और उस लड़का का अब केस चल रहा था, वो जमानत पे बाहर आ, वो हर बार पेशी आता था। पता है उनके साथ क्या किया उस अर्जुन के साथ? घर में जाके पुलिस उसको उठाने पर ले जाके उसकी हत्या कर दी, नक्सलाइट है, और उसमें 3 लाख का इनामी भी घोषणा कर दी। तो हम वही सवाल पूछ रहे हैं, ये लड़का अर्जुन 1 साल पहले जेल जाता है
और वहाँ जेल जाने के बाद निकल, उस समय प्रो 3 लाख का इतना बड़ा इनामी नक्सलाइट को कैसा निकाले? और वो हमेशा फिर कोर्ट भी जाके जमानत के बाद कोर्ट जाता है और अपनी पेशी हर पेशी में अटेंड करता। तो चाहते तो कोर्ट से ही उसको पकड़ के जेल डाल देते हैं, उसकी हत्या क्यों? उसके बाद उसकी बहन अपने भाई को, अर्जुन को जब ले जा रहे थे, उसकी बहन अर्जुन को देखी कि मेरे भाई कहाँ ले जाए। आज उसकी बहन को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, हो गया 15-20 दिन से। तो वो इतना उसके साथ हम लोग गए भी थे माँ कि उसके पिता भी आते, एक तरफ मेरे बेटा को मारे, एक तरफ मेरी बेटी को कैद कर, उसको अब सरेंडर में दिखा दी। और वो लड़की बोलती है मेरे को घर जाना है, घर जाना है। अब उसकी शादी भी हुई है, उसका पति बोलता है मेरे पति को क्यों रखे हो साहब, मेरे पति को छोड़ दो। तो उसको क्या बोलते, तुम भी आओ सरेंडर हो जाओ। ये स्थिति है, मतलब ये शादीशुदा औरत भी अलग अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये मतलब छत्तीसगढ़ और बस्तर का ये हालत है। तो वहाँ पर ये कोई आज़ादी नहीं है, सारे के सारे मतलब जो कानून बना है वो लगता नहीं है कि हम मतलब एक दलित हो या आदिवासी हो, मध्य वर्ग के लिए ऐसा नहीं, पूंजीपति के लिए हो सकता है और सरकार के लिए हो सकता है, उनके लिए ये सारे कानून है। अगर कानून होता और इस तरह से चलता तो आज आपको इतना अत्याचार नहीं झेलना पड़ता। वो तो साक्षात मैं खुद भी आप लोग के सामने खड़ी हूँ कि मेरे साथ कितना कुछ अन्याय हुआ, फिर भी कहीं ना कहीं इसलिए मैं आज भी इतनी संविधान के साथ मतलब सिस्टम के साथ जुड़ के मैं लड़ रही हूँ। क्योंकि अब मेरी लड़ाई को मैं अपनी लड़ाई नहीं, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई ना लड़के मैं औरों के लिए लड़ने की इच्छुक में मैं आज भी उस सिस्टम को नहीं छोड़ रही। कई बार ऐसा होता है, कई बार हमको धमकी दिया जाता है और हमको गलत मतलब एक रास्ता अपनाने के लिए भी कई तरह से हमको दबाव दिया जाता है। फिर भी हमको ये लगता है कि नहीं, हम लड़ेंगे तो एक सिस्टम है, जो देश का कानून है, देश का सिस्टम है, उससे हमारा जीत हो या ना हो, पर हम उस सिस्टम से जुड़ के ही हम तक लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। और ये हम आज इस तरह से फाइट कर रहे हैं तक है। सॉरी सुरेश, इतना आर्टिकुलेशन से एक बस्तर का दृश्य हमारे सामने रखा और उससे मिला कि जस्टिस सुरेश ने क्या रोल था और जस्टिस सुरेश कैसा उधर गए और कैसा एक उनका एक संबंध बन गया, रिश्ता बन गया। आई थिंक दैट इज द मोस्ट पॉइगनेंट थिंग कि और पूरा ये बम्बई के लोग मैडम आपको सुनने को इधर आए, बड़ा संख्या से इधर आए और आपने बहुत ही अच्छा से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किस तरह से बस्तर में हो रहे, वो पेपर में हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते और दूसरा दिन हम दूसरा न्यूज़ पढ़ते। आपने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही विस्तार से उनको ये बताया, इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद आपसे। एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट शी सेड।